हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ में ही कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आज का वीडियो समझने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि हमें इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले टॉपिक का नाम था ग्राफिकल मेथड, जिसे मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। दूसरे टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। चौथे टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और पांचवें टॉपिक में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? हमें आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट्स को जानना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड क्या था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। दोनों अगर साथ में आ जाएंगे तो हम लोग ने क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन बनाता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये वाला लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये वाला लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ग्राफ पेपर पे दो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। अब दो स्ट्रेट लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, या तो पैरेलल रहेंगे, या तो ओवरलैप कर जाएंगे। अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। अब ज़्यादा चांसेस है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे दो स्ट्रेट लाइंस तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं उस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अब सोल्यूशन निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए इस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता है। सपोज करिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, तो x की वैल्यू a के इक्वल हो जाती है, y की वैल्यू b के इक्वल हो जाती है। अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, तो x की वैल्यू a हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी। तो x की एक ही वैल्यू मिल रहा है, y की भी एक ही वैल्यू मिल रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही x की वैल्यू और एक ही y की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, और जब भी सोल्यूशन मिलता है तो याद रखिएगा हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, जब भी सोल्यूशन मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, अब ये हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हो जाएं, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कहीं टकराएंगी क्या आपस में? अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कहीं पे टकराएंगी? नहीं टकराएंगी। और अगर नहीं टकराएंगी तो इस तरह का पॉइंट इस वाले ग्राफ में नहीं मिलेगा, और अगर इस तरह का कोई पॉइंट ही इस ग्राफ में नहीं मिलेगा मतलब x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, और x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी मतलब नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जब सोल्यूशन मिलता था तो कंसिस्टेंट कहते थे, सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि दो लाइंस ओवरलैप कर जाएं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं। तो जब लाइंस ओवरलैपिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी उस केस में लाइंस हर जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हर पॉइंट पर, है ना। यहाँ पे भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, हमें इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे इस वाले ग्राफ में, मतलब x की और y की कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। और कई सारी वैल्यूज़ मिलने का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलना, मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलना। और उस केस में हम लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन तो मिल रहा है ना,
भले ही बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं लेकिन सोल्यूशन मिल तो रहे हैं। तो जब भी सोल्यूशन मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट है। तो याद रखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ के ऊपर दो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं या फिर ओवरलैपिंग। तो जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी उस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और इस केस में कहेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट होंगी या फिर कहें ओवरलैपिंग होंगी, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे और क्योंकि सोल्यूशंस मिलेंगे इसलिए हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। लेकिन जब मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था तो कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी इस मेथड में। जैसे इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ग्राफिकल मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था x और y की वैल्यू को निकालने में, है ना। पहले हमें दोनों लीनियर इक्वेशन का टेबल बनाना पड़ रहा था, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना पड़ रहा था, फिर देखना पड़ रहा था कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तब जाके x और y की वैल्यू मिल रही थी। तो ग्राफिकल मेथड बहुत टाइम टेकिंग है। और सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हैं और आप इसमें x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सपोज करिए आपके पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है और इसमें आप x और y की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। आपने क्या किया, पहले टेबल बनाया, फिर ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चला कि दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब सोल्यूशन नहीं मिलेगा मतलब x और y की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो आप इतनी मेहनत किए, आपने पहले इस लीनियर इक्वेशन का टेबल बनाया, इस लीनियर इक्वेशन का टेबल बनाया, फिर ग्राफ पे प्लॉट किया। इतना करने के बाद आपको मालूम चला कि सोल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, मतलब आपकी मेहनत बेकार गई। अगर यही पहले ही पता चल जाता कि सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है तो x और y की वैल्यू निकालने हम लोग जाते ही नहीं, हमारा समय बच जाता, है ना। तो इसी से बचने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सपोज करिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो तीन तरह के सोल्यूशंस मिलते हैं। तीन तरह के सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब होता है x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी। दूसरा होता है नो सोल्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा। और तीसरा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तीन तरह के सोल्यूशन मिलते हैं हमें जब भी हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस क्या हों, इंटरसेक्टिंग हो, सही बात है। नो सोल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब मिलते हैं, जब लाइंस क्या हों, कोइंसिडेंट हो या फिर ओवरलैपिंग हो, है ना। तो कैसे हमें पता चलेगा कि दो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो अभी तक आपने बस एक ही तरीका देखा है कि ग्राफ ड्रॉ करके पता चले। ग्राफ ड्रॉ करें, अगर ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। और ग्राफिकल मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पता चले आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया और आपका मोटिव था कि x और y की वैल्यू को निकालना, और x और y की वैल्यू निकालते वक्त आपको पता चला कि पैरेलल है। अब पैरेलल है यानी नो सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, यानी x और y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। और अगर x और y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं तो आपका किया कराया सब बेकार। इसी से बचने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं पड़ेगा। बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता ले जाएंगे कि कब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालना होता है। फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 का
रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं, A1/A2 और B1/B2 निकालते वक्त दो केसेस अराइज हो सकते हैं। दोनों मैं केस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, A1/A2 B1/B2। पहला ये हो सकता है कि दोनों इक्वल ना हो, दूसरा हो सकता है दोनों इक्वल हो। अगर हम लोग A1/A2 B1/B2 निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों इक्वल ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। तो अगर इक्वल नहीं होंगे, इस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे ही पता चला कि A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। और इसका मतलब ये है, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें पता होगा कि लाइंस इंटरसेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। लाइंस क्या करने वाली हैं, इंटरसेक्ट करने वाली हैं, ठीक है। और सोल्यूशन हमारा कैसा रहने वाला है, कंसिस्टेंट रहने वाला है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं बताइए। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया, इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिलता है। मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग बता सकते हैं कि हम जब x और y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें एक ही x और एक ही y की वैल्यू मिलेगी। और लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट लिख के x और y की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के। अगर A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, इस केस में C1/C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में हमें C1/C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब दो केसेस यहाँ पे भी हो सकते हैं कि या तो ये और ये इक्वल ना हो या तो इक्वल हो जाए। यानी यहाँ पे एक और केस बनाना पड़ेगा, A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, B1/B2 के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C1/C2। यहाँ पे एक बार नॉट इक्वल का साइन और एक बार यहाँ पे इक्वल का साइन। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, तुरंत निकाल लीजिए C1/C2। अगर ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं होंगे, उस केस में हमें मालूम चलेगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में ही नो सोल्यूशन मिलता है। और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो सोचिए आप ही, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग बता पा रहे हैं कि कब सोल्यूशन मिलेगा, कब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ग्राफ ड्रॉ मत करिए, तो आप बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। और तीसरा केस ये है कि तीनों इक्वल हो जाए। अगर तीनों इक्वल हो गए, उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे तो मतलब लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है। इसका मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो बस आप लोग A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कैलकुलेट करके ही बता ले जा रहे हैं कि कब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कब नो सोल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। यानी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम हो तो, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे रट लीजिएगा अच्छे से कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, उस केस में यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। और अगर तीनों ही इक्वल हैं, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन या फिर ओवरलैपिंग लाइन, और कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और ग्राफिकल मेथड भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन determine whether the system has a unique solution, no solution, infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है आपको यहाँ पे कई सारे लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये पता करना है कि कौन से लीनियर इक्वेशन में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कौन से लीनियर इक्वेशन में हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और कौन से लीनियर इक्वेशन में हमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे।
और ध्यान दीजिएगा ये भी बोला है कि अगर यूनिक सोल्यूशन मिला, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट। मतलब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको सोल्यूशन खोजना भी होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो कह रहा है कि अगर x और y की एक ही वैल्यू मिलेंगी तो खोजिए भी x और y की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जस्ट पता लगाना है कि इस वाले लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, इस वाले लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, इस वाले लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। और अगर यूनिक सोल्यूशन निकला तो हमें यूनिक सोल्यूशन खोजना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इस फर्स्ट वाले पार्ट में इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। क्या ये आपको इसके तरह नज़र आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0? क्या ये वाला लीनियर इक्वेशन या फिर ये वाला लीनियर इक्वेशन इसके तरह नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, इस 7 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, इस 17 को इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो हमारा लीनियर इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, 2x प्लस 3y। जैसे ही आप इस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 6x प्लस 5y। फिर इस 17 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -17 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस 17 और 7 को इस साइड भेजा ताकि हमारा लीनियर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जस्ट नीचे जनरल लीनियर इक्वेशन लिख दीजिए। अब एक जनरल लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है, ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसके ठीक नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, a1/a2 b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं निकला तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर इक्वल निकला लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं निकला तो नो सोल्यूशन, और तीनों ही इक्वल अगर निकल गए तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें यानी a1/a2 b1/b2 कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए साफ साफ a1 की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है b1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके लिख दूंगा b1 की वैल्यू 3 है। फिर साफ साफ दिख रहा है c1 की वैल्यू -7 है। ध्यान दीजिएगा c1 की वैल्यू क्या है, -7। साइन को भी ध्यान में रखना होता है। a2 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जस्ट नीचे मैं लिख दूंगा a2 इक्वल्स टू 6। b2 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b2 बराबर 5। यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या है, -17 है। तो यहाँ पे लिख दूंगा c2 बराबर -17। और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, a1/a2 और b1/b2। तो a1/a2 बराबर b1/b2। हम लोग चेक करेंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के कि नॉट इक्वल है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है, 2, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 5। 2 से ये 3 बार में कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, और इधर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 1/3 3/5 के इक्वल होगा, भूल से भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा, तो ऊपर भी नॉट इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन आएगा। तो अगर a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं है, उस केस में हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। और अगर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो हमें खोजना भी पड़ेगा यूनिक सोल्यूशन। पता नहीं आपने एक बात नोटिस किया कि नहीं, मैंने बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता लिया कि इस लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन होगा इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। हालांकि ये बताना नहीं था, क्वेश्चन में खाली यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन पूछा था। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होंगी, इस केस में कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। तो हम लोग सब कुछ बता पा रहे हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए, खाली फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो मैथ में प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी होते हैं। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में या कहें इस वाले पार्ट में यूनिक सोल्यूशन मिला है, तो हमें यूनिक सोल्यूशन खोजना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो खोजना तो पड़ेगा ना सोल्यूशन। ये तो बस तरीका है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन मिलेगा कि भी कि नहीं।
ये जो तरीका है इससे बस खाली ये पता किया जा सकता है कि सलूशन यानी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी भी कि नहीं। पता चले आप निकालने जा रहे हैं और एक्स और वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो यानी आपका टाइम वेस्ट। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया है मतलब यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन मतलब इस दोनों लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिलेगी। तो पहला वाला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरा इक्वेशन क्या था, 6x प्लस 5y बराबर 17। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, तो हमें सोल्यूशन को खोजना है, जिसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही जाना है। अगर आपने कोई और मेथड भी सीखा है तो आप उस मेथड का इस्तेमाल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन का हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर 7 और हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, यहाँ पे लिख दूंगा y, और पहले हम लोग x के जगह 0 रखते हैं, यही मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो अगर आप x के जगह 0 रख देंगे तो ये वाली क्वांटिटी पूरी पूरी 0 हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 0 प्लस 3y बराबर 7। तो 3y बराबर 7 हो जाएगा, और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 7/3। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि y की जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस y को कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब ये है कि x के जगह 0 नहीं रखा जा सकता है, इस x के जगह 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। और अगर 0 नहीं रख सकते हैं तो फिर क्या रखेंगे, फिर या तो 1 रखिए या फिर -1, 2 रखिए या तो -2, 3 रखिए या तो -3, 4 रखिए या तो -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको यहीं गैस करना होगा कि x की ऐसी कौन सी यहाँ पे वैल्यू मैं रखूँ कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए। तो ये सोचा जा सकता है, देखिएगा कैसे। आप ही सोचिए, अगर मैं इस x के जगह -1 रख दूँ, इस x के जगह -1 रख दूँ तो ये -2 हो जाएगा, -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 7 + 2 मिलके 9 हो जाएंगे, और ये 3 जो है वो इस 9 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। यानी x के जगह हमें क्या रखना होगा, -1 रखना होगा। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स -1 प्लस 3 टाइम्स y = 7। तो जाएगा -2 + 3y बराबर 7। तो ये जाएगा 3y = 7 + 2, तो जाएगा 3y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने x की जगह -1 रखा, मुझे y की वैल्यू 3 मिल गई। अब क्योंकि हम लोगों ने x की जगह -1 रख दिया है, अब हम लोग इस y की जगह 0 रखेंगे। पहले 0 से ही शुरू करना है। तो अगर y की जगह 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो 2x + 0 बराबर 7, 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। तो यानी x की वैल्यू फिर से पॉइंट में मिलने लगेगी, लेकिन मैंने बताया था पॉइंट में नहीं मिलना चाहिए, यानी ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। और ये सब करने की जरूरत नहीं है मतलब इस टेबल में y की जगह 0 नहीं रख सकते, कुछ और रखना पड़ेगा। इस y की जगह 0 नहीं रख सकते, हमें कुछ और रखना पड़ेगा। हम लोग y की जगह 1 रखेंगे, हम लोग y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों। अगर आपने सपोज़ करिए इस y की जगह 1 रख दिया तो ये पूरी क्वांटिटी 3 हो जाती, 3 उस साइड जाता तो -3 हो जाता, 7 - 3 करने पे 4 आ जाता, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देता। ठीक है, इस तरह से सोचना है। ठीक है, रैंडम गैस नहीं करना है। यानी y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो ये अगर 2x प्लस इस y की जगह अगर 1 मैं रख दूँ तो ये जाएगा 3 × 1 बराबर 7, 2x + 3 बराबर 7 हो जाएगा, 2x बराबर 7 - 3 हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 2 मिल जाएगा हमें। यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। यानी टेबल बन के हमारा तैयार है। ठीक है, टेबल बनाना ही थोड़ा सा टफ होता है, इसके बाद कुछ भी टफ नहीं है। तो इस वाले टेबल से हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, -1, 3, और इस वाले टेबल से हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2, 1। कोऑर्डिनेट ही खोजने होते हैं, मिल गए। अब अभी तक हमने बस इस वाले लीनियर इक्वेशन का टेबल बनाया है, अब हमारी बारी इसके तरफ है। मैं लिखूँगा यहाँ पे 6x + 5y बराबर 17। ठीक है, फिर मैं टेबल बना दूँगा। तो इस टेबल में पहले यहाँ पे x रखते हैं, फिर y रखते हैं, फिर x की जगह 0 रखते हैं। तो जैसे इस x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 + 5y बराबर 17। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 17/5 आएगी, यानी पॉइंट में आएगा।
यानी x के जगह 0 नहीं रख सकते, फिर क्या रखेंगे 1 या फिर -1, 2 या फिर -2, 3 या फिर -3, 4 या फिर -4, ऐसे ही रखेंगे नंबर्स, है ना। तो मैं x के जगह रखूँगा -3, बता रहा हूँ क्यों। अगर आपने इस x के जगह -3 रखा तो ये क्वांटिटी -18 हो जाएगी। -18 जब उस साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा। 17 18 मिलके क्या हो जाएंगे 35। फिर ये जो 5 है वो 35 को डिवाइड कर देगा 7 बार में, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से गैस करना होगा। हमें इस x के जगह कुछ ऐसा रखना होगा कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए, लेकिन पहले 0 रख के ट्राई करते हैं। तो क्योंकि अभी मुझे मालूम चला कि x की जगह -3 रखना ज़्यादा सही रहेगा, तो इस x की जगह -3 रखेंगे तो 6 टाइम्स -3 प्लस 5y बराबर 17, तो जाएगा -18 प्लस 5y बराबर 17, 5y बराबर 17 प्लस 18, 5y बराबर 35। तो 5 जो है इसे 7 बार में कट कर देगा, y की वैल्यू 7, यानी यहाँ पे 7 आएगा। अब y की जगह 0 रखेंगे, तो जैसे इस y की जगह 0 रखेंगे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 6x प्लस 0 बराबर 17, और यहाँ से x की वैल्यू 17/6 आ जाएगी, जो कि फिर से पॉइंट में मिलेगा। यानी y की जगह भी 0 नहीं रख सकते, कुछ और रखना पड़ेगा y की जगह। अब आप ही सोचिए, मैं अगर y की जगह 1 रख दूँ, तो ये 5 हो जाएगा। 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। 17 में से 5 घटाएंगे 12 आ जाएगा। ये जो 6 है वो 12 को डिवाइड कर देगा। तो यानी y की जगह हमें 1 रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस y की जगह 1 रखेंगे तो 6x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 17 हो जाएगा। 6x प्लस 5 बराबर 17, तो जाएगा 6x बराबर 17 माइनस 5, तो जाएगा 6x बराबर 12। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, मैंने बार बार बताया कि टेबल बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसे बहुत ध्यान से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि ये सब सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगे। आपने अगर क्लास 9th में ये सब सीख लिया होता तो आपको आज के वीडियो में दिक्कत नहीं आती है ना। तो इस वाले टेबल से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -3, 7, और इस वाले टेबल से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2, 1। अब हम लोग इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। अब क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं तो हम लोग इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया है, क्योंकि पॉइंट क्या है -1, 3, तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 3, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 2, 1, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अब हम लोग इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, हमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, तो हमें एक लाइन मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जिसमें ये वाला पॉइंट तो यहीं पे ही होगा, ये वाला जो पॉइंट है बस हमें खाली प्लॉट करना होगा। तो मैंने -3, 7 देखिए यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। 2, 1 तो यहीं पे रहा, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक और लाइन मिल जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमें लाइन मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, जो कि हमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी मालूम चल गया था। तो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन यानी एक्स और वाई की एक ही वैल्यू। तो एक्स और वाई की एक ही वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहाँ पे भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है इस वाले मेथड का। ये रेशियो कैलकुलेट करने के बाद बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन से लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होगा, कौन से लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसे खोज भी दीजिए, तो क्योंकि इस वाले पार्ट में यूनिक सोल्यूशन था तो मैंने उस सोल्यूशन को यहाँ पे फाइंड भी कर लिया है। x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। ये जो 11 है वो इस साइड आएगा और ये जो 21 है वो इस साइड आएगा। तो हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन वो कैसा दिखेगा, 6x प्लस 5y माइनस 11
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या दिखेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 9x प्लस 15/2 y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने क्या किया है, मैंने पहले इस 11 को इस साइड भेजा तो -11 हो गया, उधर 0 आ गया, ऑब्वियस सी बात है। फिर 21 को मैंने भेजा तो -21 और इधर 0, यही होता है नॉर्मल फॉर्म, है ना। अब हम लोग दोनों के नीचे a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे पहले जनरल लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, a1 की वैल्यू 6 है, मैं तुरंत लिखूँगा a1 की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। b1 की वैल्यू 5 है तो b1 बराबर 5, ठीक है। c1 की वैल्यू -11 है तो c1 की जगह -11। a2 की वैल्यू 9 है तो a2 की जगह 9 आएगा, ठीक है। b2 की वैल्यू 15/2 है, b2 की वैल्यू क्या है, 15/2। c2 की वैल्यू क्या है, -21, दिख रहा है ना c2 की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले a1/a2 b1/b2 चेक करना होता है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है, 6, a2 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 15/2। तो आप जानते हैं ये जो 2 है वो 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/9 10/15, है ना। अरे भाई ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 नहीं हो जाएगा क्या। अब डिवाइड करिए, तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इधर भी 2/3 और इधर भी 2/3। 2/3 और 2/3 तो इक्वल ही होते हैं, तो यानी बीच में इक्वल का साइन, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम लोग c1/c2 भी कैलकुलेट करते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया उस केस में c1/c2 भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा c1/c2। तो c1 की वैल्यू है -11, c2 की वैल्यू है -21, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर आ जाएगा 11/21, नीचे भी आ जाएगा 11/21 क्योंकि कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। और 2/3 और 11/21 इक्वल तो नहीं होंगे, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल और यहाँ पे भी नॉट इक्वल आएगा। और जब नॉट इक्वल आता है, नॉट जब इक्वल आता है तो उस केस में नो सोल्यूशन हमें मिलता है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। नो सोल्यूशन मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, हालांकि ग्राफ राफ नहीं ड्रॉ करना है, पैरेलल होंगी मतलब इनकंसिस्टेंट, है ना। सारी बातें हम लोगों ने जान ली है। तो आप देख रहे हैं इस वाले लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, मतलब x और y की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाएंगे। और अगर आप सोचिए ग्राफिकल मेथड से निकालने चले जाते तो निकलता क्या, नहीं निकलता, आपका समय भी बर्बाद होता। तो इस रेशियो को कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग बता सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जैसे इस वाले में सोल्यूशन था तो मैंने खोजा, इस वाले में सोल्यूशन है ही नहीं तो खोजने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पार्ट सॉल्व करिए। अब थर्ड पार्ट में भी सेम दिक्कत है, इसमें तो इक्वल्स टू 0 है लेकिन इसमें इक्वल्स टू 5 है, तो पहले 5 को इस साइड भेजना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड वाले पार्ट में लिखूँगा मैं -3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इस 5 को इस साइड भेजा तो -5 हो गया, क्लियर है। अब हम लोग सेकंड वाला लिखेंगे, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है, तो ये जाएगा 9/2 x माइनस 6y प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ठीक नीचे मैं क्या लिखूँगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके ठीक नीचे मैं लिखूँगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्लियरली दिखेगा कि a1 की वैल्यू क्या है, -3, b1 की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा b1 बराबर 4, c1 की वैल्यू क्या है, -5, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। a2 की वैल्यू क्या है, 9/2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a2 की वैल्यू क्या है, 9/2। b2 की वैल्यू है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा b2 इक्वल्स टू -6। c2 की वैल्यू 15/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा c2 बराबर 15/2, ठीक है। तो अब हमें पहले a1/a2 b1/b2 कैलकुलेट करना होता है। तो a1 की वैल्यू क्या है, -3, a2 की वैल्यू क्या है, 9/2, b1 की वैल्यू क्या है, 4, b2 की वैल्यू है -6। तो आपको कुछ रूल पता होंगे कि ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये जाएगा -6/9। और आपको ये भी पता होगा कि ये माइनस ऊपर भी चला जाता है, तो ये जाएगा -4/6। तो ये 3 से 2 बार में, और ये 3 से 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो ऊपर आ रहा है -2/3, साइड में भी आ रहा है -2/3, यानी दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, और यहाँ पे भी इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन आ गया मतलब C1/C2 भी कैलकुलेट करिए। तो C1 की वैल्यू क्या थी -5, C2 की वैल्यू क्या थी 15/2। तो ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा -10/15। फिर 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो आ जाएगा -2/3। तीनों ही -2/3 हैं, तो यानी तीनों इक्वल हैं। यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। और मैंने बताया था कि अगर तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब मिलते हैं? जब लाइंस आपकी क्या हो, कोइंसिडेंट हो, और सोल्यूशन मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन में लेकिन बोला था कि जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तभी आपको खोजना भी है, क्योंकि इस वाले लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब सोल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि यूनिक सोल्यूशन जो रहेगा तभी एक्स और वाई की वैल्यू खोजनी है। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा है, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको के की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है। क्वेश्चन में क्या बता दिया है? यूनिक सोल्यूशन है, मतलब आपको ये नहीं खोजना है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि इस लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही। अब देखिएगा, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि है x - ky बराबर 2, और फिर मैं लिख रहा हूँ 3x + 2y बराबर -5। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, k की वैल्यू को निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यूनिक सोल्यूशन है। तो मैं लिखूंगा इट इज़ गिवन दैट लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उस केस में आप जानते हैं a1/a2 ये इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि लीनियर इक्वेशन के पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन तभी होता है जब ये वाली क्राइटेरिया होल्ड हो रही हो, है ना। तो हमें a1, a2, b1, b2 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इसके ठीक नीचे जनरल लीनियर इक्वेशन लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस 2 को इस साइड ले आना पड़ेगा और इस -5 को इस साइड लाना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 अगर इस साइड आता तो क्या हो जाता, -2 = 0। उसी तरह अगर ये -5 इस साइड जाता तो +5 हो जाता, तो यहाँ पे +5 बराबर 0 हो जाएगा। और इसके ठीक नीचे मैं लिख दूंगा a1x + b1y + c1 बराबर 0, फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, तो इस x के आगे कोई नंबर नहीं है, तो जब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 1 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। b1 की देखिए वैल्यू क्या है, -k है। b1 की वैल्यू क्या है, -k। c1 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू क्या है, -2। a2 की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे मैं लिख दूंगा a2 की वैल्यू क्या है, 3। b2 की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे मैं लिख दूंगा b2 की वैल्यू क्या है, 2। c2 की वैल्यू है 5। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c2 की वैल्यू है 5। a1 की वैल्यू 1 आई है, a2 की वैल्यू 3 आई है। नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू -k आई है और b2 की वैल्यू 2 आई है। अब ये जो 2 है वो इस 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू -k। ये माइनस इस साइड चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -2/3 नॉट इक्वल टू k। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि k की वैल्यू इक्वल नहीं है -2/3 के। हमें क्या करना था क्वेश्चन में हमें बोला था कि k की वैल्यू निकालिए, और ये लाइन बता रही है कि k की वैल्यू -2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन -2/3 नहीं हो सकती है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, पता है, यही हमारा क्या है, आंसर है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन -2/3 नहीं होगी।
के की वैल्यू 0 हो सकती है, के की वैल्यू 1 हो सकती है, के की वैल्यू 2 हो सकती है, -2/3 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो सकता है के का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए फिर से मैंने क्या किया है, मैंने पहले दोनों लीनियर इक्वेशन को लिखा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को मैंने निकाल लिया। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया था कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, और किसी लीनियर इक्वेशन के पास अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर काम करता ही है। तो इस फॉर्मूले में बस मैंने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना होता था कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि यूनिक सोल्यूशन है, तो उसका फ़ायदा उठा के के की वैल्यू को हमें निकालना होगा। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यानी हमें फिर से के की वैल्यू को निकालना है, और इस बार बोला है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। पिछली बार बोला था यूनिक सोल्यूशन है, इस बार क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इस के को हमें इस साइड ले आना पड़ेगा और इस 12 को हमें इस साइड ले आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 3 एक्स प्लस 3y माइनस के बराबर 0। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देंगे के एक्स प्लस के वाई माइनस 12 बराबर 0। फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया है। आप जानते हैं कि इस साइड 0 रखना रहता है, तो इस के को मैं इस साइड लेके आया तो माइनस के हो गया, इस 12 को इस साइड में लेके आया हूँ तो -12 हो गया। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो मैं लिखूँगा इट इज़ गिवन दैट लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्वेश्चन में तो हमें गिवन है ना कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। तो बताइए कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल हो, यानी जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, इक्वल हो c1/c2 के, तब जाके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग इन दोनों के नीचे जनरल लीनियर इक्वेशन लिख देंगे, जो कि होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना, बताइए a1 की वैल्यू क्या है। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो a1 की है। a1 की वैल्यू क्या है, k माइनस 3। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ से मैं लिख दूंगा b1 की वैल्यू क्या है, 3 है। c1 की वैल्यू है -k, c1 की जगह लिख देंगे हम लोग -k। अब a2 की वैल्यू देखिए यहाँ से k है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। b2 की भी वैल्यू k है, क्लियरली दिख रहा है। c2 की वैल्यू है -12, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे c2 बराबर क्या है, -12 है। तो a1 की जगह मैं k -3 रखूँगा, a2 की जगह मैं k, b1 की जगह मैं 3 रखूँगा, b2 की जगह मैं k, c1 की जगह मैं -k रखूँगा, c2 की जगह -12। ठीक है, हमें बस k की वैल्यू को निकालना है। तो या तो ये दोनों रेशियो मान लीजिए, या तो ये दोनों रेशियो मान लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इन दोनों रेशियो को कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 3/k इज इक्वल्स टू -k/-12। ठीक है, इन दोनों रेशियो में k की वैल्यू को निकालना आसान पड़ेगा, इसीलिए मैंने इन दोनों रेशियो को लिया है, इन दोनों को मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो हमें ये रेशियो मिला है, इसमें क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये -12 जो है वो 3 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -36 हो जाएगा। फिर ये जो k है वो -k में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -k² हो जाएगा। सही बात है, ये जो -12 है वो इस 3 मल्टीप्लाई होगा तो -36, ये k जो है इस -k मल्टीप्लाई होगा तो -k²। फिर क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 36 इक्वल्स टू k²। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि जब ये स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जाएगा √36 बराबर k, और आगे प्लस माइनस लग जाएगा, तो √36 तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये 6 हो जाएगा इक्वल्स टू k, यानी k की दो वैल्यू आई, एक बार 6 और एक बार -6। अब देखिए हमें k की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन क्या ये दोनों वैल्यूज़ सही हैं, क्या ये दोनों आंसर सही हैं, चेक करना पड़ेगा। जब भी 2-3 आंसर आने लगे ना, तो आपको चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना चाहिए बता रहा हूँ। अगर ये k की दो वैल्यूज़ आई हैं, उस केस में
के की वो दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। मतलब जब आप के की जगह उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे तो ये तीनों इक्वल ही आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आएंगे कि नहीं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो के की दो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम लोग यहाँ पे रख कर चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं रखूँगा के की जगह 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3/6, 3/6 माइनस 6/-12, सही बात है। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो 3/6 बराबर 3/6 बराबर ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/12 हो जाएगा। तो 3 से 2 बार में, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में, तो क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी जब मैंने के की जगह 6 रखा इस इक्वेशन में तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, और तीनों इक्वल आ रहे हैं मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल्स टू 6 इज करेक्ट वैल्यू। क्लियर है। अब सेकंड वाले केस में k की जगह -6 रखेंगे। अब चेक करना पड़ेगा ना ये वाला भी सही है कि नहीं। तो इस k की जगह -6 रखेंगे जहाँ जहाँ पे भी k है, तो -6 माइनस 3/-6 बराबर 3/-6 बराबर -6/-12। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/6 -9/-6, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3/6 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो -6/12 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस है, इक्वल्स टू 6 से 2 बार में कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब देखिए सारी प्रॉब्लम यहीं पे आ गई, ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन इसके इक्वल नहीं होंगे। मैं लिखूंगा सिंस 3/2 is not equal to -1/2, therefore k is equals to -6 is not correct value। क्लियर है। समझिए, जब आपने k की जगह 6 रखा तो तीनों इक्वल मिल रहे थे, लेकिन जब आपने k की जगह -6 रखा तो तीनों इक्वल नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है। तो लेकिन ये क्या क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये जो आंसर आया है वो सही नहीं है ना। k की जगह जब -6 रखा गया तो तीनों इक्वल नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आंसर आया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में मैं लिखूंगा देयरफॉर, या लिखिए हेंस k इज इक्वल्स टू 6 इज ओनली आंसर या ओनली करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो जब k की कई सारी वैल्यूज़ आने लगें तो उन्हें रख के चेक भी करना चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, k की वैल्यू को निकालना है लेकिन इस बार बोला है कि नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तो इक्वल्स टू 0 करके दिया ही हुआ है, तो यानी बस खाली हमें इक्वेशन ही लिखना है। क्या हो जाएगा 2x माइनस ky प्लस 3 बराबर 0, और नीचे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा गैप करके 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि नो सोल्यूशन है, पता नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला है कि नो सोल्यूशन है। मैं लिखूँगा इट इज़ गिवन दैट लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। और किसी लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन कब मिलता है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन इक्वल ना हो c1/c2 के। ठीक है, पिछली बार इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन था तो तीनों इक्वल होते थे। इस बार क्वेश्चन में बोला है नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन तभी मिलता है जब यहाँ पे नॉट इक्वल हो, है ना। तो बस अब हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिखना होगा, जिसके लिए हम लोग इसके ठीक नीचे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिख देंगे। इसके नीचे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिख देंगे, जिससे होगा क्या कि हमें a1 की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी 2। यहाँ पे मैं लिख दूंगा a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू -k है, मैं b1 की वैल्यू -k लिख दूंगा, c1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू भी 3 है, b2 की वैल्यू 2 है,
और C2 की वैल्यू है -1। दिखा दे रहा हूँ कैसे। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -k है, C1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू -1 है। क्लियर है। A1 की जगह हम लोग 2 रख देंगे, A2 की जगह 3, B1 की जगह -k, B2 की जगह 2, नॉट इक्वल टू C1 की जगह 3, C2 की जगह -1। हमें k की वैल्यू को निकालना है, तो k की वैल्यू तो इन्हीं दोनों रेशियो से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो नॉट इक्वल है, तो इस वाले रेशियो से निकालना ठीक नहीं रहेगा, इस वाले रेशियो से निकालना ठीक रहेगा k का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इस वाले रेशियो से k की वैल्यू को निकालेंगे। यानी हम लोग लिखेंगे 2/3 इज इक्वल्स टू -k/2 और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे -k/2 है, तो k की वैल्यू को अगर निकालना है तो खाली बस इस 2 को इस साइड भेजना होगा। तो क्या जाएगा 4/3 बराबर -k, ये माइनस उस साइड जाएगा तो -4/3 बराबर k हो जाएगा। k की वैल्यू आ चुकी है, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। अगर यहाँ पे नो सोल्यूशन बोल रहा है तो नो सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोल रहा है तो वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है तो यूनिक सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, पहले केस में यूनिक सोल्यूशन, दूसरे केस में नो सोल्यूशन। इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में फिर से बोला है k की वैल्यू निकालिए। आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा तब आपको k की वैल्यू निकालनी है, नो सोल्यूशन होगा तो भी k की वैल्यू निकालनी है, और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो भी k की वैल्यू निकालनी है। यानी तीनों केसेस के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं पहले लीनियर इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, जो कि है kx माइनस वाई, क्योंकि ये जो 2 है वो इस साइड नहीं है तो इस साइड ले आएंगे तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा गैप करके 6x माइनस 2y -3 बराबर 0। तरीका वही है, पहले मैंने इस 2 को इधर भेजा -2 हो गया, फिर मैंने इस 3 को इस साइड भेजा तो -3 हो गया। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट में बोला है कि लीनियर इक्वेशन के पास कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के पास कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा देखें यहाँ पे बोला है पहले वाले पार्ट में, तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, तो A1A2 B1B2 C1C2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इसके ठीक नीचे क्या लिख देंगे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्लियरली दिख रहा है A1 की वैल्यू k के इक्वल है तो A1 बराबर k हो जाएगा। कोई बताए B1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस y के आगे कोई नंबर ही नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यानी यहाँ पे 1 रहा होगा, तो इसलिए B1 की वैल्यू क्या है -1, 1 नहीं है -1, क्योंकि आगे साइन माइनस का है, तो B1 की वैल्यू -1 और C1 की वैल्यू दिख रही होगी -2, A2 की वैल्यू 6 दिख रही होगी क्लियरली, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -3 दिख रहा है कि नहीं बताइए। A1 की वैल्यू k है, B1 की वैल्यू -1 है जो कि इंपॉर्टेंट है, C1 की वैल्यू -2 है, A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू -3 है। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू हम लोग रख देंगे ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। तो A1 की वैल्यू k, A2 की वैल्यू 6, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू -1 B2 की वैल्यू -2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, k/6 इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा, यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ये 6 जो है 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 6/2, ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल का साइन आएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट इक्वल टू 3। क्लियर है कि नहीं बताइए। ये जो 6 है वो 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 3 बार में कट हो जाएगा, हर जगह नॉट इक्वल का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन था। तो मतलब k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, बस ये इतना हमें मालूम चला है, k की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो, यानी k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस 3 नहीं होनी चाहिए। यही हमारा आंसर है, पता है, यही हमारा आंसर है, इतना लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। तो जब यूनिक सोल्यूशन था तो k की वैल्यू बस 3 नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा।
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आसान है ये सब, चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड करके मैं लिखूँगा लीनियर इक्वेशन हैज़, अब यहाँ पे आ जाएगा नो सोल्यूशन। और आप जानते हैं कि जब सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है, उस केस में A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है C1/C2 के। तो A1 की वैल्यू क्या है, K है, A2 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -2, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -3, ठीक है। तो K की जो वैल्यू है वो बस इसी रेशियो से ही निकाली जा सकती है। तो मैं लिखूँगा K/6 इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, फिर वही चीज़ ये 6 1 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा K बराबर 6/2, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा तो K की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। पिछली बार आया था नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे बोला था यूनिक सोल्यूशन, इस बार बोला है नो सोल्यूशन, तो K की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिंपल। अब देखिए 2 पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिए, तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या K की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो मैं लिखूँगा थर्ड वाले पार्ट में कि इफ़ सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अगर सिस्टम के पास इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, उस केस में आप जानते हैं A1/A2 जो है वो इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और ये इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। A1 की जगह रख दीजिए K, A2 की जगह 6, B1 की जगह रख दीजिए -1, B2 की जगह -2, C1 की जगह -2 और C2 की जगह -3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, K/6 बराबर 1/2 बराबर 2/3। अब एक बात बताइए, क्या 1/2 और 2/3 आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूँगा सिंस 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, इसका मतलब ये है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि K/6 इक्वल तो होगा 1/2 के, लेकिन ये कभी 2/3 के इक्वल नहीं होगा। और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो इसका मतलब देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, है ना। अरे भाई मैंने बताया है ना कि अगर नॉट इक्वल आता है यहाँ पर तो नो सोल्यूशन होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था क्या K की कोई ऐसी भी वैल्यू है जिसके लिए सिस्टम के पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो। K की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे ना। K की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन ये दोनों इक्वल तो होंगे ही नहीं। और अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं होंगे यानी यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा, यानी यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन आएगा, और जब नॉट इक्वल का साइन होता है तो नो सोल्यूशन होता है। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कभी भी इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे ही नहीं। उसके पीछे रीज़न सिंपल है, 1/2 कभी 2/3 के इक्वल होगा ही नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे ना, तुरंत K की वैल्यू निकालने लगेंगे। अरे भाई कैसे निकाल देंगे, 1/2 जो है वो 2/3 के इक्वल होगा ही नहीं। और अगर 1/2 2/3 के इक्वल होगा ही नहीं तो इसका मतलब सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यही इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये होगा नो वैल्यू ऑफ K, नो वैल्यू ऑफ K, नो वैल्यू ऑफ K एग्जिस्ट सच दैट सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये क्वेश्चन टफ है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बोला था क्या K की कोई ऐसी भी वैल्यू होगी जिसके लिए इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन तभी होते हैं जब तीनों आपस में इक्वल हों। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू को रखा तो मुझे दिख रहा है कि 1/2 2/3 के इक्वल होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल का केस आएगा। तो अगर यहाँ पे नॉट इक्वल का केस आएगा इसका मतलब सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है, मतलब K की कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं कि सिस्टम के पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो। खेल खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, हमें K की वैल्यू को बस निकालना है, ठीक है। और बोल दिया है कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ओवरलैपिंग लाइन, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशंस क्या है, x + 2y बराबर +7 = 0, फिर दिया है 2x + ky + 14 = 0, ठीक है। इस x के आगे कोई नंबर नहीं है तो पहले 1 लगा दीजिए।
और क्वेश्चन में बोला है को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सही बात है। अगर शुरुआत में आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगा देन A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के। हमें K की वैल्यू को निकालना है, तो इसके ठीक नीचे लिख देंगे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। A की वैल्यू क्या है, 1 है, A1 की वैल्यू 1 है, तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 7, सब प्लस में। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू K, C2 की वैल्यू 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा 1/2 इक्वल्स टू 2/K इक्वल्स टू 7/14। अब जानते हैं 7/14 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 बराबर 2/K बराबर 1/2। ठीक है, तो ये दोनों से निकाल सकते हैं हम लोग। K को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस 2 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो जाएगा। K की वैल्यू तुरंत आ जाएगी 4। ठीक है, K की वैल्यू हमें मिल गई, काम खत्म। ये जो K है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा K हो जाएगा, ये जो 2 है वो इस 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, K की वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, आप रख के हमेशा देखा करिए K की वैल्यू। अगर इस K की जगह 4 रख दिया जाए तो क्या जाएगा, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये जो K की वैल्यू हमारी आई है वो सही है, तभी तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। और तीनों इक्वल आते हैं तो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, यानी कोइंसिडेंट लाइन। खेल खत्म, इतना ही करना था। तो ऐसे रख के वेरीफाई भी कर लिया करिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम में। जब भी K की वैल्यू आए तो रख के चेक जरूर करिए करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है K की वैल्यू को निकालिए, सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जो कि है 5K + 1, फिर x है प्लस 3y - 2 बराबर 0। फिर थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख रहा हूँ K² + 1, ठीक है, फिर x प्लस K - 2 टाइम्स y - 5 बराबर 0। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि नो सोल्यूशन है, तो मैं लिखूँगा इट इज़ गिवन दैट सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब A1/A2 तो इक्वल होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो A1 की जगह 5K + 1 रख दीजिए। अच्छा, मैं भूल गया हूँ A1 A2 की वैल्यू लिखना। यहाँ पे क्या जाएगा A1x + B1y + C1 बराबर 0। यहाँ जाएगा A2x + B2y + C2 बराबर 0। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। ये है A1 की वैल्यू, ये है B1 की वैल्यू, -2 जो है C1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू K² + 1 है, B2 की वैल्यू K - 2 है, C2 की वैल्यू -5 है। तो मैं लिखूँगा A1 की वैल्यू क्या है 5K + 1, B1 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू क्या है -2, A2 की वैल्यू है K² + 1, B2 की वैल्यू है K - 2, C2 की वैल्यू है -5। ठीक है, तो A1 की जगह हम लोग लिख देंगे 5K + 1 बाई A2 की जगह K² + 1 इक्वल्स टू B1 की जगह 3 रख देंगे, B2 की जगह K - 2 नॉट इक्वल टू C1 की जगह -2, C2 की जगह -5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें मिलेगा 5K + 1 बाई K² + 1 इज इक्वल्स टू 3/K - 2 नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब इसे अगले पेज पे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए सॉल्व तभी होगा जब हम लोग इन दोनों लीनियर प्रोपोर्शंस को ले लें। तो उसके लिए हमें इस k-2 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जाएगा 5k+1 मल्टीप्लाई बाई k-2 इक्वल्स टू, बीच में क्या आएगा इक्वल का साइन, फिर ये वाला जो चीज़ है वो 3 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस क्रॉस कहते हैं जिसे 3 टाइम्स k² + 1। 5k जब k मल्टीप्लाई होगा तो 5k², 5k जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो -10k, 1 जो है k में मल्टीप्लाई होगा तो +k, 1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज इक्वल्स टू 3k² में मल्टीप्लाई होगा तो 3k² + 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको भी इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, तो क्या जाएगा 5k² -10k में से k घटाएंगे तो क्या जाएगा -9k, -2 बराबर 3k² + 3। अब इन दोनों को इस साइड लेके आ जाइए, तो क्या जाएगा 5k² -9k -2 -3k² -3 बराबर 0। अब 5k² में से 3k² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2k², 9 रहेगा, फिर -2 और -3 मिलके -5 हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, जिसके लिए इस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से नहीं, तो क्या जाएगा 10। अब 10 के आपको ऐसे फैक्टर खोजने हैं जिनको माइनस करने पे 9 आ जाए, यही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो 10 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, बताइए। 10 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको माइनस करने पे 9 आ जाए, 1 नहीं। इस 2 को इस 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स खोजने होंगे जिनको माइनस करने पर ये वाला नंबर यानी 9 आ जाए। क्यों माइनस ही करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करने पर 9 आएगा, बहुत सिंपल है, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 10 को 1 से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2k² माइनस, इस 9 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 10 - 1, ठीक है। फिर बाहर k -5 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2k², ये -10 के पास जाएगा तो -10, ये k 10 के पास आएगा तो k, ये माइनस इस माइनस के पास जाएगा तो प्लस, ये k 1 के पास आएगा तो 1k, फिर -5 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात तो 2 कॉमन है और k कॉमन है, तो यहाँ से अगर 2k हटाएंगे तो k बचेगा, माइनस यहाँ से अगर 2k हटाएंगे तो 5 बचेगा, प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और चुपचाप यही वाली चीज़ को वापस उतार दिया जाता है, यानी k -5 बराबर 0, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी k -5 है, यहाँ पे भी k -5 है, तो k -5 तो कॉमन हो जाएगा। तो k -5 अगर कॉमन ले लें तो 2k और +1 बचेगा, तो यहाँ पे जाएगा 2k + 1 और इधर 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो k -5 0 के इक्वल हो जाएगा और 2k + 1 0 के इक्वल हो जाएगा। ये -5 उस साइड जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये +1 जब उस साइड जाएगा तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो k की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक बार 5 और एक बार -1/2। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे रख के ज़रूर चेक करेंगे हम लोग जो भी दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो पहले 5 रखेंगे, तो मैं लिखूँगा इफ़ k = 5 देन, अब सोचिए अगर इस k की जगह 5 रख दिया जाए तो ये क्या जाएगा 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल्स टू 3/5 - 2 नॉट इक्वल टू 2/5। तो 5 × 5 + 1 क्या हो जाएगा 25 + 1 26 डिवाइड बाई 26 इक्वल्स टू 3/3 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो 26/26 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 3/3 भी 1 होता है, और नॉट इक्वल टू 2/5। तो इस वाले इक्वेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी ये सही है। अरे भाई 1 तो 1 के इक्वल होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है 2/5 के, यानी ये सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 5 जो है ये हमारा आंसर हो सकता है, होगा ही मतलब। अब चेक करेंगे ये हमारा आंसर होगा कि नहीं।
तो कुछ नहीं करेंगे, इसी के जगह अब -1/2 रखेंगे, इस के जगह -1/2 रखेंगे और इस के जगह भी -1/2 रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिखूँगा इफ़ के बराबर -1/2, तो इस के जगह में -1/2 रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × -1/2 + 1 होल डिवाइड बाई -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 / -1/2 - 2 नॉट इक्वल टू 2/5। अब ये हो जाएगा -5/2 + 1 और नीचे हो जाएगा 1/4 + 1 इक्वल्स टू 3 इन दोनों फ्रैक्शन को तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो क्या आएगा, -5/2 आएगा, नॉट इक्वल टू 2/5। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, -3/2 फोल डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 5/4। क्लियर है, नॉट इक्वल टू, ये जो 2 है वो 3 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 6/-5 और देन नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब ये जो 4 है वो 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा, यही नियम होता है। तो -4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 5 × 2 = 10 इक्वल्स टू 6/-5। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2/5 आना चाहिए। अब ये जो माइनस है उसे आप 6 के पास भी भेज सकते हैं, पता है ना। तो ये माइनस मैं यहाँ से हटा के 6 के पास भेज रहा हूँ। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। हमारा आंसर आया -6/5 इक्वल्स टू -6/5 इक्वल्स टू 2/5। तो आप देख रहे हैं, जब मैंने के की जगह -1/2 रखा तो भी इस इक्वेशन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि -6/5 के इक्वल होगा, लेकिन 2/5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी आंसर हमारा सही है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा था। तो जब भी के की वैल्यूज़ आएँ तो यहाँ पे रख के देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उनकी आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और यकीन मानिए कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।